नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। सब इंस्पेक्टर की इस सीरीज में आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। आशा करता हूं कि पहला वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। छत्तीसगढ़ में हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं इसके पहले। आज हम छत्तीसगढ़ में हिस्ट्री के ही और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें प्राचीन छत्तीसगढ़ के साथ साथ आधुनिक छत्तीसगढ़ के भी कुछ MCQs करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, चंद्रग्रहण की गणना करने वाले पद्मनाभ किस शासक के आश्रय में रहते थे। ठीक है, पद्मनाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पद्मनाभ चंद्रग्रहण की गणना करते थे। ठीक है, और ये थे रत्नदेव द्वितीय के राजाश्रय में। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। रत्नदेव प्रथम के बारे में हम सभी को पता है कि इन्होंने रतनपुर नामक नगर की स्थापना किया था। ठीक है, ये हमें पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके बारे में, इन्होंने तुम्माण के स्थान पर रतनपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, तुम्माण के स्थान पर रतनपुर को राजधानी बनाया था। तुम्माण को राजधानी बनाकर शासन करने वाले 3 शासक रहे हैं। ठीक है, कौन कौन रहे हैं? कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम R1। ठीक है, 3 शासक रहे हैं जिन्होंने तुम्माण में अपनी राजधानी बनाई थी। इसके अलावा अगर हम देखें रत्नदेव प्रथम के बारे में, तो इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाया है। अगर निर्माण कार्य की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम्माण में, माफ कीजिएगा, रतनपुर में ही इन्होंने बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया था। तालाबों का निर्माण करवाया था, इसीलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, तालाबों की नगरी, ये हमें याद रखना है। तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो रतनपुर को कहा जाता है। वैसे ही चौराहों का शहर पूछा जाता है, तो चौराहों का शहर जो होता है वो जगदलपुर को कहा जाता है। रुद्र प्रताप देव ने उसे विकसित किया था। अगला है, तुम्माण में इन्होंने बंकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बंकेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है, और यहीं पे तुम्माण में ही बंकेश्वर मंदिर पे चतुष्की का महल का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? इसके बाद जो आने वाले शासक रहते हैं पृथ्वीदेव प्रथम, तो वो हमें याद रखना है। ठीक है, रत्नदेव के बारे में इतनी सारी चीजें हैं। इसके बाद है रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम को देख लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम के बाद पृथ्वीदेव राजा बनते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनका एक ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र। ठीक है, अमोदा ताम्रपत्र में पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है 21,000 गांव का स्वामी। 21,000 गांव का स्वामी। ठीक है, कभी पेपर में आ गया तो इसको याद रखना है हमें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनको उपाधियां मिली है, वो पेपर में पूछा जाता है। सकल कोसलाधिपति की, सकल कोसलाधिपति की। दूसरी उपाधि मिली है इन्हें समाधि गताशेष पंच महाशब्द। ठीक है, 2 उपाधियां मिली इन्हें, सकल कोसलाधिपति की और समाधि गताशेष पंच महाशब्द की। ठीक है, रत्नदेव प्रथम में एक चीज और याद रख लीजिएगा, इनका विवाह हुआ था कोमोमंडल की राजकुमारी, कोमोमंडल की राजकुमारी। ठीक है, नोनल्ला से, नोनल्ला। ठीक है, रत्नदेव प्रथम में याद रखना है इसे। कोमोमंडल की राजकुमारी नोनल्ला से का विवाह हुआ रहता है। ये रहती है वजुवर्मा की पुत्री, वजुवर्मा की पुत्री। तो ये हमें ऐड कर लेना है रत्नदेव प्रथम में। फिर से आ जाते हैं हम लोग पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के समय 2 इसके सामंत रहते हैं। ठीक है, कौन कौन?
एक रहता है देव सिन्हा, ठीक है, और दूसरे का नाम रहता है जयदेव, ठीक है। जयदेव जो है डांडोर क्षेत्र को विजिट करता है, ठीक है, और देव सिन्हा जो है कोमोमंडल क्षेत्र को विजिट करता है, कोमोमंडल क्षेत्र को विजिट करता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। देव सिन्हा जिन्होंने कोमोमंडल क्षेत्र को विजिट किया और जयदेव जिन्होंने डांडोर क्षेत्र को विजिट किया। अब किसकी बात हो रही है? अभी पृथ्वीदेव द्वितीय की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रत्नदेव द्वितीय। इनका सीक्वेंस कैसे चलता है? R1 P1 G1 फिर R2 P2 और G2, ये सीक्वेंस रहेगा। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, ठीक है। इसको J1 भी कर सकते हो आप, अगर डाउट होगा तो J1 कर दीजिए, ठीक है। जाजलदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे रत्नदेव द्वितीय पे, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्वयं भी 36 विधाओं के ज्ञाता रहते हैं। ये 36 विधाओं के ज्ञाता, बहुत विद्वान व्यक्ति रहते हैं ये, ठीक है, स्कॉलर रहते हैं रत्नदेव द्वितीय। और इन्होंने एक विद्वान को आश्रय दिया रहता है जिनका नाम है पद्मनाभ, ठीक है, पद्मनाभ को आश्रय दिया रहता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे रत्नदेव द्वितीय के बारे में याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का उल्लेख सहदेव द्वारा जीते हुए प्राक कौशल के रूप में हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है महाभारत के सभा पर्व में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला के नाम से हुआ है। तीसरा ऑप्शन है राजा मोरध्वज का संबंध आरंग क्षेत्र से है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ऋषभ तीर्थ जो गूंजी है, वर्तमान में गूंजी स्थल जो शक्ति जिले में पड़ता है, वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा, ये एक्चुअल में शक्ति जिला है, ठीक है। वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसको शक्ति जिले में लेना है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं महाभारत काल को, महाभारत काल को, ठीक है। महाभारत काल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे इसको अभी, ठीक है। महाभारत काल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जाता था, ठीक है, प्राक कौशल कहा जाता था, ठीक है। और वो भी सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था, ये सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कांतार, कांतार कहा जाता था बस्तर क्षेत्र को, ठीक है। दोनों चीजें हमें याद रखनी है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता था प्राक कौशल और बस्तर को कहा जाता था कांतार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके बारे में कि इस समय आरंग जो था वो संबंधित है मोरध्वज की कथा से, मोरध्वज की कथा से, ठीक है। ये हमें याद रखना है महाजनपद काल में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इस समय रतनपुर जिसका प्राचीन नाम मणिपुर था, ठीक है, ये थी राजधानी ताम्रध्वज की, ताम्रध्वज की, ठीक है। ताम्रध्वज कौन थे? मोरध्वज के पुत्र थे, मोरध्वज के पुत्र थे, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा महाभारत काल में खल्लारी भी याद रखना है हमें, खल्लारी महासमुंद में है, यहाँ पर लाक्षा गृह था, ठीक है। और दूसरा भीमखोह,
या भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सिरपुर को याद रख लेना है। सिरपुर को याद रख लेना है। सिरपुर जो है बब्रुवाहन की राजधानी थी, बब्रुवाहन की राजधानी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें महाभारत काल में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा ऋषभ तीर्थ गुंजी जांजगीर चांपा जिले में नहीं है, ये जो आएगा ये शक्ति जिले में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजर्षि तुल्य कुल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इस वंश को शूर वंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, भीमसेन द्वितीय ने अपने माता पिता की स्मृति में भट्ट पालिका ग्राम दान में दिया था। ऑप्शन है आपके पास, कथन 1 सत्य है, 2 असत्य है, कथन दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। ठीक है, तो राजर्षि तुल्य कुल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीजें हैं राजर्षि तुल्य कुल में। राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में कभी भी पेपर में पूछा जाएगा तो हमें 2-3 चीजें जो काफी बेसिक है वो हमें याद रखना है। ठीक है, पहला याद रखना है आरंग ताम्रपत्र को। ठीक है, किसका है यह आरंग ताम्रपत्र? भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश की जो पूरी जानकारी है वो आरंग ताम्रपत्र के आसपास ही घूमती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरंग ताम्रपत्र हमें कहां से प्राप्त हुआ था? तो सुवर्ण नदी के किनारे से, सुवर्ण नदी के किनारे। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, आरंग ताम्रपत्र से ही हमें जो राजर्षि तुल्य वंश है, ठीक है, इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात राजाओं के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुल 6 राजा हुए हैं राजर्षि तुल्य कुल में। सबसे पहले राजा हैं सूर, ठीक है, या फिर इसी को सूरा कहा जाता है। इसी कारण राजर्षि तुल्य कुल वंश को कभी कभी सूरवंश भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है इसमें दैत्य प्रथम। ये जो मैं लिख रहा हूं राजाओं के नाम, ये क्रमानुसार है। ठीक है, सूर, दैत्य, विभीषण, फिर आ जाएगा भीमसेन प्रथम, चौथे नंबर में। 5वें नंबर में आ जाएगा दैत्य द्वितीय, और 6वें नंबर में आ जाएगा आपका भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय। ठीक है, ये आपको राजर्षि तुल्य कुलवंश में इतना याद रखना है। आरंग ताम्रपत्र जो कि किसका है? भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, और भीमसेन द्वितीय के बारे में ही बोला जाता है कि इन्होंने अपने माता पिता के लिए भट्ट पालिका नामक ग्राम दान में दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सोन नदी के किनारे मिला था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस वंश में राजाओं की जानकारी हमें कहां से मिलती है? आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। 6 राजा का उल्लेख है, सूर, दैत्य प्रथम, विभीषण, दैत्य द्वितीय, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, जो अंतिम राजा है उसी का ये ताम्रपत्र है। अगला अगर हम लोग देखें राजर्षि तुल्य कुल के बारे में बात करें तो यह जो वंश है यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। इससे प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतनी चीजें हैं। अगर संस्थापक पूछेगा राजर्षि तुल्य कुलवंश की तो सूर है। इसके अलावा अगर राजधानी भी पूछता है इसकी तो भी आप लोग बता सकते हो, इनकी राजधानी थी आरंग। ठीक है, समझ में आ गया? राजर्षि तुल्य कुल वंश कभी भी पेपर में पूछा जाता है तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट है जो इसमें क्वेश्चन में डला हुआ है दूसरे कथन में, कि भीमसेन द्वितीय ने अपनी माता पिता के लिए उसके स्मृति में एक भट्ट पालिका नामक ग्राम दान में दिया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नल शासक का उल्लेख पल्लव नरेश नंदीवर्मन के उदयेंद्रम शिलालेख में हुआ है? ठीक है, आपके पास 4 विकल्प हैं, विरूपाक्ष, पृथ्वीव्याघ्र, वराहराज और भीमसेन द्वितीय। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वीव्याघ्र। ठीक है, पृथ्वीव्याघ्र का उल्लेख ही उदयेंद्रम शिलालेख में है जो कि नंदीवर्मन का है, जो पल्लव शासक थे। ठीक है, इसका आंसर याद हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नल वंश के बारे में। नल वंश के बारे में, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं
वो हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। पूरी चीज़ तो नहीं देख सकते पर बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये है इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इसका संस्थापक था शिशुक। दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, शिशुक था। दूसरा वास्तविक संस्थापक की बात आती है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, संस्थापक पूछा जाएगा नल वंश का तो शिशुक को लेना है, वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वराहराज को लेना है, वराहराज, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी थी पुष्करी, जो कोरापुट का क्षेत्र है उड़ीसा में, वहां पे। ठीक है, ये उड़ीसा का एक क्षेत्र था, ये इसकी राजधानी रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका संघर्ष वाकाटकों के साथ हुआ था। ठीक है, तो नल वंश वाकाटकों के समकालीन थे, समकालीन थे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें रुद्रीपुर अभिलेख और केसरीबेड़ा अभिलेख, ठीक है, 2-3 अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, उतना हमें ध्यान नहीं देना है। फिलहाल अभी याद रख लेते हैं कि इनके जो समकालीन थे वाकाटक वंश थे, क्योंकि इनका संघर्ष उनके साथ हुआ था। नल वंश में ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण राजा रहे हैं विलास तुंग नल वंश के। ठीक है, विलास तुंग, इसे कभी भी नहीं भूलना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इनकी जानकारी हमें मिलती है राजिम शिलालेख से, राजिम शिलालेख से, शिलालेख से। ठीक है, इन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये मंदिर किस शैली में बना गया है, तो ये मंदिर की शैली है पंचायतन। ये याद रखना है आप लोगों को, कौन सी शैली में बना है, पंचायतन शैली में। आगे चलकर इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। ठीक है, जो कलचुरी शासक रहते हैं वो। फिलहाल अभी आप लोग याद रख लीजिए, विलास तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पंचायतन शैली में है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है राजिम शिलालेख से। ठीक है, जो भी राजा रहे हैं विलास तुंग, उसकी जानकारी। तो नल वंश के बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी विरूपाक्ष की अगर बात करें तो विरूपाक्ष जो है ये पिता रहते हैं विलास तुंग के, विलास तुंग के पिताजी रहते हैं। ठीक है, वराहराज वास्तविक संस्थापक रहते हैं, वास्तविक संस्थापक रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नल वंश से एक रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो है स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं नल वंश की, नल वंश से संबंधित। कहाँ से मिली है, एडेंगा नामक गांव से। ठीक है, याद रखना, ये पूछता है पेपर में। ठीक है, एडेंगा नामक गांव से। ये कहाँ पे है, कोंडा गांव में है, कोंडा गांव में है। ठीक है, कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिली यहाँ से मिली है टोटल 32 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, 32 स्वर्ण मुद्राएं। अब स्वर्ण मुद्रा किसकी है ये देख लेते हैं। ये स्वर्ण मुद्रा है वराहराज की, वराहराज की। ठीक है, इसकी टोटल 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, ठीक है, और भावदत्त वर्मन। ठीक है, भावदत्त वर्मन का पुत्र रहता है अर्थपति भट्टारक, और इन्हीं दोनों का वाकाटकों के साथ संघर्ष भी होता है। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जिनकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से नलवंशी शासकों ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग किया था, ठीक है, अपने शासन के दौरान। तो वराहराज, अर्थपति भट्टारक और भावदत्त वर्मन। तो इतनी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। ठीक है, एर्राकोड शिलालेख, कोसंगई शिलालेख, भांदक शिलालेख, कालिंजर शिलालेख। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, अर्थात ये होगा इनमें से जो कोई एक है वो सुमेलित नहीं होगा। देखते हैं एक एक करके। एर्राकोड शिलालेख में लिखा हुआ है गंगा महादेवी का। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका जो होगा वो होगा नृपति भूषण, नृपति भूषण। ठीक है, नृपति भूषण जो है छिंदक नाग वंश का, छिंदक नाग वंश का संस्थापक था। ठीक है, छिंदक नागवंश कहाँ थे, छिंदक नागवंश बस्तर क्षेत्र में थे। ठीक है, इनकी राजधानी थी बारसूर, बारसूर। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, नृपति भूषण का जो शिलालेख है वो है
एराकोट शिलालेख। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कोशंगई शिलालेख, ये बाहरसाय का है। ठीक है, बाहरसाय के बारे में ये है कि कलजुरी राजवंश से संबंधित है, ये पता ही हम लोगों को। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है रतनपुर से परिवर्तित करके कोशंगई को बनाया था, कोशंगई को बनाया था। इसका रीजन क्या था, इस समय जो विदेशी आक्रांता थे इनका आक्रमण रतनपुर क्षेत्र में काफी बढ़ गया था। ठीक है, उससे बचने के लिए वो कोशंगई को अपनी राजधानी बनाते हैं, वहां पे एक मंदिर निर्माण भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये थे बाहरसाय। ऐसा भी बोला जाता है कि बाहरसाय के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, भांदक शिलालेख ये नन्नराज प्रथम का है, जो पांडुवंशी शासक रहे हैं। इसके बाद है कालिंजर शिलालेख, जो उदयन का है। ठीक है, उदयन को पांडुवंश का आदि पुरुष बोला गया है, इसमें पांडुवंश का आदि पुरुष। ठीक है, किसमें बोला गया है, कालिंजर शिलालेख में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है पांडुवंश के बारे में, वास्तविक संस्थापक की अगर बात आएगी, वास्तविक संस्थापक, तो वो लिया जाता है, ये हाल ही में पूछा है पेपर में भी, इंद्रबल को। ठीक है, अब जहां भी इंद्रबल का नाम आएगा वहां पे आ जाएगा खरौद का नाम, क्योंकि खरौद को इंद्रबल ने ही बसाया था। ठीक है, खरौद का प्राचीन नाम था इंद्रपुर, इन्होंने अपने नाम से एक नगर बसाया था इंद्रपुर, जिसको अभी वर्तमान में खरौद कहा जाता था। खरौद जब भी आएगा तो ये क्या है, अभी छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पढ़ने का तरीका है, कभी भी आप लोगों को इस टाइप का कुछ मिलता है तो आप रिलेट करके पढ़ा करो। ठीक है, रिलेट करके पढ़ने से क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कालिंजर शिलालेख, उदयन पांडुवंश हमारे सामने है। ठीक है, लेकिन हम लोग ने यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बना लिए। एक तो ये बना लिया कि पांडुवंश का आदि पुरुष कौन है, उदयन है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इंद्रबल है। खरौद नामक नगर किसने बसाया है, तो इंद्रबल ने बसाया है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, तो खरौद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खरौद का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रपुर था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक क्वेश्चन में, एक एक ऑप्शन में 8 से 10 क्वेश्चन खुद फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो इस सीरीज को चलाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 से 12 क्वेश्चन और उसमें बन जाए। ठीक है, अगर हम 25 क्वेश्चन को करते हैं और 25 क्वेश्चन में अगर हम 10 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको एक ही वीडियो पे लगभग 250 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मराठा शासन में नियुक्त अधिकारियों के कार्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक सुमेलित नहीं है, इसमें से देखते हैं। पोतदार है पहला ऑप्शन में, खजांची, बढ़कर परगने का प्रमुख अधिकारी लिखा हुआ है, फडणवीस खजाने का हिसाब किताब, पंडरी पांडे मादक द्रव्यों का हिसाब किताब। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आएगा बढ़कर, क्योंकि ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। परगने का प्रमुख अधिकारी जो होता था वो होता था कमाविसदार। कौन होता था, कमाविसदार। ठीक है, तो इसको तो याद ही रखना है। अब बढ़कर कौन था, बढ़कर जो है फसल की दशा एवं सामान्य स्थिति की सूचना कमाविसदार को पहुंचाता था, कमाविसदार को देता था। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। इसके अलावा राजस्व का भी निर्धारण करता था, ये राजस्व का निर्धारण करता था। ठीक है, अब घूमेगा गांव में जाकर, देखेगा कहाँ पे कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, फसल की दशा को देखेगा और उसी के हिसाब से राजस्व का निर्धारण भी करता था। फडणवीस आय व्यय का हिसाब करता था, खजाने का हिसाब किताब करता था, बहुत सही है। पंडरी पांडे की अगर बात करेंगे तो मादक द्रव्यों का हिसाब करता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा सूबेदार, कमाविसदार ये सब होते थे। सूबेदार जो होता था सूबा का प्रमुख होता था और कमाविसदार जो होता था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा गौटिया भी होता था। मराठा काल में हम लोग देखेंगे कि कुछ नए पद भी सृजित हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको पढ़ना है आप लोगों को पद से रिलेटेड। ब्रिटिश काल में तहसीलों का पुनर्गठन कब किया गया था। ठीक है, आपके पास है विकल्प 1 जनवरी 1857, 1 फरवरी 1857, 1 जनवरी 1857 और 1 अप्रैल 1857। ठीक है, तहसीलों का तहसीलदारी व्यवस्था कब से शुरू हुई थी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत, तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में मराठों के खत्म होने के बाद, अर्थात 1854 में। जब रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है 11 दिसंबर 1853 को बिना पुत्र के, तब डलहौजी 13 मार्च 1854 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक है, जैसे ही 1854 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलता है, उसी समय 1854 में ब्रिटिशर्स का छत्तीसगढ़ में शासन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
वहीं से फिर इन लोग शासन को चलाने के लिए तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत छत्तीसगढ़ में करते हैं। तो इसकी शुरुआत कभी भी पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है 1854। ठीक है, 1854 में 3 तहसील बने थे। कौन से? रायपुर पहला, दूसरा बना था धमतरी और तीसरा बना था रतनपुर। ठीक है, कौन कौन से तहसील बने थे? रायपुर, धमतरी और रतनपुर। इसके बाद तहसीलों का पुनर्गठन हुआ। तहसीलों का पुनर्गठन, तहसीलों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तहसीलों का पुनर्गठन कब किया गया? तो तहसीलों का पुनर्गठन किया गया 1 फरवरी 1857 को। ठीक है, अर्थात 1 फरवरी 1857 को कुछ नए तहसील बनाए गए। वो नए तहसील कौन से थे? तो वो नए तहसील थे नवागढ़ और एक बनाया गया धमधा। ठीक है, लेकिन कुछ माह बाद धमधा को रिप्लेस करके इसके स्थान पर नया तहसील मुख्यालय बना दिया गया दुर्ग। ठीक है, जो आगे काफी दिनों तक काम किया। ठीक है, मुख्यालय के रूप में। तो हमारे कितने तहसील हो गए? रायपुर, धमतरी, रतनपुर, नवागढ़ और दुर्ग में। 1857 में अगर पूछा जाता है कितने तहसील थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में 5 तहसील थे और ये पांचों का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी 1855। ठीक है, तो ये तहसीलदारी व्यवस्था में इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है। अगर इसका प्रमुख कौन पूछता है इसकी स्थापना किसने किया? ठीक है, तो इसमें याद रखना है अपने को चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। ठीक है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? चार्ल्स इलियट। याद रखना है आपने, क्योंकि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन में शिक्षा प्रणाली में कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है आपके पास। 1885 बर्जेस स्कूल की स्थापना, 1893 सेंट पॉल स्कूल की स्थापना, 1925 कालीबाड़ी संस्था की स्थापना, 1928 लॉरी स्कूल की स्थापना। ठीक है, इसमें से ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा 1913 होगा, लॉरी स्कूल का। ठीक है, बाकी हमारे जो तीनों विकल्प है वो बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा कुछ कुछ संस्थाएं और थी, जैसे कि राजकुमार कॉलेज। राजकुमार कॉलेज ये कब बना था? 1894 में बना था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति ये अगर पूछा जाता है तो ये बना था 1937 में। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंदिर योजना, शिक्षा मंदिर योजना ये शुरू हुआ था 1937 में। ठीक है, इसको शुरू किए थे शिक्षा मंत्री रविशंकर शुक्ल ने। रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति इसकी संस्थापक थे या स्थापना जो किया था वो किया था ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतनी चीजें हमें याद रखनी है। और इसके बाद 1938 में बना था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। महाविद्यालय जिसके पहले प्रधानाचार्य थे प्रधानाचार्य जे योगानंदम जी। योगानंदम। ठीक है, तो इसमें इतनी चीजें हमें याद रखना है। 1894 में राजकुमार कॉलेज बन रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षा मंदिर योजना और छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति ये दोनों बने थे 1937 में। लेकिन हमें याद रखना है जो शिक्षा मंदिर योजना है वो उस समय 1937 में शिक्षा मंत्री थे हमारे रविशंकर शुक्ल, उन्होंने शुरुआत किया था। और छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति इसकी स्थापना किया था ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है, और छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा ही छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1938 में। ठीक है, जिसके प्रधानाचार्य जे योगानंदन जी थे। तो ये हमें इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा 1907 में सालेम विद्यालय बनता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन में राज्य के बिलासपुर अंचल में नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बंगाल विभाजन में जब भी बात आएगी तो बिलासपुर में ताराचंद का नाम सबसे प्रमुख है। ठीक है, इनको छत्तीसगढ़ में राजनैतिक जागृति लाने वाले
प्रथम नेता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, राजनीतिक जागृति लाने वाले प्रथम नेता के रूप में देखा जाता है। कौन? ताराचंद जी को। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर अंचल में इसका नेतृत्व किया था ताराचंद जी ने। अगर इसमें देखें गजाधर साव, तो गजाधर साव का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो कि 1930 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? ये थे मुंगेली जिले से। इन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुंगेली से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हमें इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में घटित घटनाओं में कौन सा सत्य नहीं है? विकल्प है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की होम रूल शाखा तिलकवादी विचारधारा से प्रभावित था। दूसरा है, रायपुर में लीग का प्रतिनिधित्व राय बहादुर ठक्कर ने किया था। तीसरा ऑप्शन है, राजिम में आयोजित किसान सम्मेलन का संचालक विष्णुदत्त शुक्ल ने किया था। और चौथा है, 1917 में बिलासपुर में प्रांतीय कांग्रेस समिति सम्मेलन आयोजित की गई थी। इसका जो आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि ये 1917 में प्रांतीय कांग्रेस समिति का आयोजन रायपुर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसका आंसर ये भी गलत है, क्योंकि ये जो हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। होम रूल आंदोलन के समय किसान सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, ये 1920 में था, जो कि असहयोग आंदोलन के समय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं के आगमन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, असगर अली 1919, राजेंद्र प्रसाद 1921, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1937। ठीक है, 1919 में असगर अली का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये कब हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन के समय। खिलाफत आंदोलन के समय असगर अली, जो कि राष्ट्रीय नेता थे, वो रायपुर आए थे। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद का आगमन 1921 में, ये भी बिल्कुल सही है। इनका आगमन हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी के गिरफ्तारी के समय। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी के गिरफ्तारी के समय। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान भी आई थी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी का जो दूसरी बार आगमन हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1935 में। कहाँ पे हुआ था? रायपुर में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1936, ये गलत है, क्योंकि इनका आगमन हुआ था 15 से 17 दिसंबर 1935 को। ठीक है, जो 1936 दिया हुआ है वो गलत है। जवाहरलाल नेहरू का आगमन हुआ था 15 से 17 दिसंबर 1935 को। ये जो है रायपुर जिला परिषद द्वारा शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिक्षक सम्मेलन 6वें नंबर का। ठीक है, उसमें भाग लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ आए थे 15 से 17 दिसंबर 1935 के बीच में। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का सही दिया हुआ है 1947। ये आए थे छत्तीसगढ़ में रियासतों के विलीनीकरण के समय। इसके अलावा ये आए थे 1940 में। कहाँ पे आए थे? रायपुर में कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए। तो हमें ये 2-3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, असगर अली का आगमन हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन के समय। राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ था 1921 और 1935 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी के समय 1921 में। और रायपुर में आगमन हुआ था, जो कि उस समय रायपुर जिला परिषद द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था, एक आम सभा बुलाई गई थी, उसमें भाग लेने के लिए 11 दिसंबर 1935 को वो छत्तीसगढ़ आए थे। जवाहरलाल नेहरू आए थे 15 से 17 दिसंबर 1935 को। रायपुर जिला परिषद द्वारा 6वें शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें भाग लेने के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आए थे 1940 और 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में घटित घटनाओं में कौन सा कथन असत्य है? 1 अगस्त 1921 को रायपुर में स्वदेशी प्रचार का विशाल जुलूस निकाला गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1921 को रावणभाटा रायपुर में 3 दिवसीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देवता दिन तिवारी व कैलाश सक्सेना ने रायपुर में स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। फिर अगला ऑप्शन है 12 मार्च को माखनलाल चतुर्वेदी ने शनिचरी पड़ाव पे ओजस्वी भाषण दिया। इसमें ए, बी और डी बिल्कुल सही है। इसमें जो तीसरा कथन है वो देवता दिन तिवारी व कैलाश सक्सेना ने रायपुर की जगह बिलासपुर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस कथन के गलत होने का रीजन क्या है? यहाँ पे रायपुर दिया गया है। ठीक है, रायपुर की जगह पे बिलासपुर आएगा। देवता दिन तिवारी व कैलाश सक्सेना ने बिलासपुर में स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किया था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं असहयोग आंदोलन के
असहयोग आंदोलन की हिस्ट्री। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है वकालत त्याग को लेकर। वकालत त्याग को लेकर, वकालत त्याग में रायपुर में 2 लोगों का नाम आता है, राम नारायण तिवारी और किसी किसी पुस्तकों पे रविशंकर शुक्ल का भी नाम आता है। ठीक है, वकालत त्याग में अगर हम लोग बात करें रायपुर की तो तीसरा इसमें नाम आता है, दुर्ग से अगर देखें तो घनश्याम सिंह गुप्त का नाम आता है। ये दुर्ग जिले से। ठीक है, अगर बिलासपुर जिले की बात करें तो कुंज बिहारी चौबे, ठीक है, D.K. मेहता, N.R. खान खोज, इन लोग का नाम आता है बिलासपुर जिले से। ठीक है, राजनांदगांव जिले से ठाकुर प्यारेलाल का नाम आता है, ठाकुर प्यारेलाल का नाम। ठीक है, कहाँ से? राजनांदगांव जिले से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, राजनांदगांव जिले से ठाकुर प्यारेलाल का नाम आता है। इसके अलावा वकालत त्याग के अलावा राष्ट्रीय पंचायत भी बने थे, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, 2 जगह बने थे, एक बना था धमतरी में। ठीक है, धमतरी में जो इसके जो प्रमुख थे राष्ट्रीय पंचायत के वो थे बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत कब बना था? फरवरी 1921 को। ठीक है, डेट भी याद रखना है क्योंकि कथन में डेट्स भी देता है। ठीक है, दूसरा बना था रायपुर में, ये बना था मार्च 1921 में, 4 मार्च इसका एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, जसकरण डागा। ठीक है, ये इसके प्रमुख थे, पंचायत प्रमुख। ठीक है, जसकरण डागा जी। इसके अलावा राष्ट्रीय पंचायत के अलावा कुछ राष्ट्रीय विद्यालय भी बने थे। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय बने थे 4 जगह पे। पहला बना था रायपुर में। रायपुर में इसके जो प्रमुख थे जिन्होंने अपना मकान दिया था, माधवराव सप्रे ने इसमें 10,000 रुपये पैसे दिए थे। ठीक है, इसके अलावा सेठ गोपी किशन ने अपना मकान दिया था, सेठ गोपी किशन, इन्होंने अपना मकान दिया था, ये याद रखना है। ठीक है, रायपुर की बात आएगी तो बिलासपुर की बात आएगी कभी भी, बिलासपुर में राष्ट्रीय पंचायत, तो बद्रीनाथ साव ने अपना मकान दिया था। ठीक है, राजनांदगांव जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजनांदगांव, यहाँ पर 4-5 लोगों का नाम आता है। सबसे पहला तो बलदेव प्रसाद का नाम आता है, दूसरा नाम आता है पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी का नाम। ठीक है, तीसरा नाम आता है पंडित बाल शास्त्री झा का नाम। ठीक है, चौथा नाम आता है ठाकुर प्यारेलाल का। ठीक है, तो इतना नाम आप लोगों को राजनांदगांव जिले में याद रखना है। और धमतरी जिला, ठीक है, धमतरी जिले में याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो 2-3 चीजें हैं, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत और उपाधियों का त्याग। वकालत त्याग हम लोग ने देख लिया, उपाधियों का त्याग हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो उपाधियों के त्याग की बात आएगी। उपाधियों के त्याग अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले राय साहब की उपाधि, राय साहब की उपाधि त्यागे थे वामनराव लाखे, जिनको आगे चलकर लोकप्रिय की उपाधि जनता देती है। ठीक है, राय साहब की उपाधि त्याग रहे हैं वामनराव लाखे। इसके अलावा सेठ गोपी किशन, ठीक है, इन्होंने भी राय साहब की उपाधि त्यागी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है राय बहादुर, जिसको अभी मेंस में भी पूछा गया था। राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी नागेंद्र
नाथ डे ने, ठीक है। और खान साहब की उपाधि त्यागी थी काजी शेर खान ने, काजी शेर खान ने, ठीक है। इन्होंने इसके साथ साथ ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी, ये भी क्वेश्चन आ गया है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, इसका अर्थ होता है जज, जो जज होते हैं ना उन्हीं को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद भी त्यागा था। तो हमें याद रखना है ये 2-3 चीजें, ठीक है। राय साहब की उपाधि त्यागी थी वामनराव लाखे ने, इनको लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी राय बहादुर नागेंद्रनाथ डे ने, और खान साहब की उपाधि त्यागी थी काजी शेर खान ने, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्वराज दल से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। 1 जनवरी 1923 को गठन हुआ था स्वराज दल का। ऑप्शन है आपके पास सेठ गोविंद दास, राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारेलाल। इसके सदस्य नहीं थे इससे संबंधित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल से संबंधित व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। स्वराज दल का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। सेठ गोविंद दास, ऑप्शन है राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ला और ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल जी इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ला ये सदस्य थे और सेठ गोविंद दास जो है इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। स्वराज दल जब बनता है तो उसी समय 1923 में चुनाव होता है, ठीक है। किसका? विधान परिषद का, विधान परिषद का, ठीक है। स्वराज दल का गठन इसीलिए किया जाता है ताकि विधायिका में छत्तीसगढ़ का या किसी भी नेताओं का प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है। 1923 में जब गठन होता है स्वराज दल का तो छत्तीसगढ़ की तरफ से अध्यक्ष रहते हैं सेठ गोविंद दास, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और रविशंकर शुक्ला इनके सदस्य रहते हैं, ठीक है। इसमें हमें याद रखना है। इसमें जो है विधान परिषद की तरफ से जब चुनाव होता है तो 2 लोग चुने जाते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, और दूसरे ई राघवेंद्र राव, ठीक है। और इन्हीं लोग 1924 में अविश्वास प्रस्ताव भी रखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, सरकार के विरुद्ध, और उसे पास भी करवा लेते हैं। तो याद रखना है हमें इतनी चीजें इसमें। इसके अलावा 1928 में एक बार और फिर से चुनाव होता है, तो यहाँ पे भी ये दोनों जीत जाते हैं, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। यहाँ पर ई राघवेंद्र राव को 1926 में शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, ठीक है, और 1928 में इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री भी बने हैं 1928 में ई राघवेंद्र राव जी, ठीक है। उसके पहले 1926 में शिक्षा मंत्री थे। तो स्वराज दल से संबंधित हमें इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चर्चित 5 पांडवों को सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प नहीं दिया है, ठीक है। आप लोग इसको बता सकते हो आंसर क्या होना चाहिए इसका। 5 चीजें हमारे पास, 5 पांडव के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके कैरेक्टर दिया हुआ है, इनको क्या क्या उपाधि है। वामनराव लाखे, लक्ष्मी नारायण महंत, ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ महवी और शिवदास डाका, ठीक है। वामनराव लाखे इनको कहा जाता था युधिष्ठिर, याद रखना है हमें। लक्ष्मी नारायण महंत, ठीक है, इनको कहा जाता था भीम। ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, इनको कहा जाता था अर्जुन। और मौलाना अब्दुल रऊफ महवी इनको कहा जाता था नकुल। और शिवदास डाका इनको कहा जाता था सहदेव, ठीक है। वामनराव लाखे युधिष्ठिर थे, यह याद रखना है। महंत लक्ष्मी नारायण दास ये भीम थे। ठाकुर प्यारेलाल अर्जुन थे। मौलाना अब्दुल रऊफ महवी ये नकुल थे। और शिवदास डाका ये सहदेव थे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हमें याद रखनी है। गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ठीक है। इसका आंसर आएगा रामदयाल तिवारी, ठीक है। रामदयाल तिवारी इन्होंने गांधी जी के द्वितीय प्रवास के समय 1933 में ये रचना लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हमें याद रखना है रामदयाल तिवारी। जगमोहन सिंह की 2 रचनाएं हैं, एक है श्यामा स्वप्न, ठीक है, और दूसरी रचना है प्रलय। ये याद रखेंगे हम लोग। शिवरी नारायण पे इस समय बाढ़ आई थी, उसी पे ये रचना लिखी गई है,
ठीक है, प्रलय को। प्रलय और श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है? जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में हुए मध्य प्रांत की विधानसभा के चुनाव में रायपुर से कौन चुने गए? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रामदयाल तिवारी। ठीक है, तो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें देख लेते हैं हम लोग किस किस जगह से कौन कौन चुने गए थे। बिलासपुर से चुने गए थे ई राघवेंद्र राव, मुंगेली जिले से चुने गए थे रामगोपाल तिवारी जी। ठीक है, कटघोरा से चुने गए थे अमर सिंह सहगल, जांजगीर चांपा से बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, रायपुर जिले से ठाकुर प्यारेलाल, और रायपुर जिले से इसलिए चुने गए थे क्योंकि राजनांदगांव से इनका निष्कासन कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए वो रायपुर से चुनाव लड़े थे। तो रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल, सरायपाली से रविशंकर शुक्ल, धरसीवा से खूबचंद बघेल, महासमुंद से तामस्कर वकील। ठीक है, तो इतने लोगों का नाम आप लोग को याद रखना है 1937 के चुनाव में। अब 1937 का जब चुनाव हुआ था उस समय जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन, तो उसमें किसको कौन कौन सा प्रभार मिला था ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का प्रभार मिला था डॉक्टर नारायण भास्कर खरे को। ठीक है, एनबी खरे बोला जाता है, लेकिन इनके कुछ दिन बाद 1939 में रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पहले चुनाव के समय मुख्यमंत्री थे नारायण भास्कर खरे, ये हम लोगों को याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया गया था, इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, 1937 में। वित्त मंत्री बने DK मेहता, राजस्व मंत्री थे पुरुषोत्तम बलवंत गोले, लोक निर्माण मंत्री थे श्री देशमुख जी, न्याय मंत्री थे मोहम्मद यूसुफ शरीफ, जन कार्य मंत्री थे माधवराव देशमुख जी, और स्थानीय स्वशासन के मंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव, ये हमें नहीं भूलना है। ठीक है, 14 जुलाई 1937 को चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं चुनाव को लेकर। अगला क्वेश्चन है, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नायक कौन थे? रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है 1942 में हुआ था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट पहले हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से इसको रिलेट नहीं करना है, उसके पहले हुआ था। ठीक है, इसमें इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे परसराम सोनी जी, परसराम सोनी जी। ठीक है, इसका आंसर परसराम सोनी जी आएगा। इनको हुई थी 7 वर्ष की सजा। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ और सहयोगी भी थे परसराम सोनी जी के, गिरिलाल लोहार, अमृतलाल और होरीलाल। गिरिलाल लोहार ने इनको पिस्तौल चलाना सिखाया था। ठीक है, पिस्तौल चलाना सिखाया था। अमृतलाल ने उनको कुछ औजार दिया था जिससे वो पिस्तौल बना सके, और होरीलाल और गेंद सिंह, ठीक है, 2 लोगों का नाम आता है इसमें, इन्होंने इनको कुछ रसायन उपलब्ध कराया था। ठीक है, रसायन उपलब्ध कराया था। तो रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस में हमें इतनी चीजें याद रखना है। परसराम सोनी जो इस कॉन्स्पिरेसी केस के लीडर थे, नेतृत्व करता थे, गिरिलाल लोहार जिन्होंने पिस्तौल चलाना सिखाया था उनको, सोनी जी को, अमृतलाल जिन्होंने औजार दिया था, ठीक है, और कुछ लोहे के उपकरण भी दिए थे, होरीलाल और गेंद सिंह इन्होंने रसायन उपलब्ध कराया था बम बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 के छात्र जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? ये है भारत छोड़ो आंदोलन के समय का घटनाक्रम। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, वो 2 घटनाक्रम को पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1900। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 9 अगस्त को जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा। इनमें सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। तो छत्तीसगढ़ में जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी मलकापुर रेलवे स्टेशन से, याद रखना है हमें। ठीक है, और 9 अगस्त को ही एक घटनाक्रम हुआ था, वो याद रखना है हमें। 9 अगस्त को क्या हुआ था? आम सभा बुलाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा, त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा। त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा। ठीक है, 2 चीजें इसमें पूछा जाता है, आम सभा और छात्र जुलूस। 10 अगस्त 1942 को हुआ था छात्र जुलूस। ठीक है, 10 अगस्त 1942 को हुआ था छात्र जुलूस। इसके नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक है, रणवीर सिंह शास्त्री। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम हुआ है। ठीक है, छात्र जुलूस निकाला गया है 10 अगस्त को, याद रखना हमें। 9 अगस्त को आम सभा था। ठीक है, लोगों की आम सभा थी जिसके जो लीडर थे वो त्रेतानाथ तिवारी थे। 10 अगस्त को जो छात्र जुलूस निकाला गया था इसमें
छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र शामिल थे। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र, ठीक है, इसको भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। तो रणवीर सिंह शास्त्री यहाँ पे आंसर, सही आंसर आएगा। 10 अगस्त 1942 को छात्र जुलूस के नेतृत्व करता थे, ठीक है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने 9 सितंबर को भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही नागपुर यूनिवर्सिटी और नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा फहराया था इन्होंने, ठीक है। इसके कारण इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। याद रखना है हमें रामकृष्ण ठाकुर के बारे में, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय और नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराया है 9 सितंबर को। इसके साथ में इनके जो सहयोगी रहते हैं वो रहते हैं वल्लभदास गुप्ता जी, ठीक है, वल्लभ दास गुप्ता, ये हमें यहां से याद रखना है। भगवती चरण का नाम आता है वानर सेना से, ठीक है, वानर सेना से संबंधित थे ये, वानर सेना से संबंधित थे। अब वानर सेना 2 जगह बनी थी, एक बिलासपुर में भी बना था, एक रायपुर में भी बना था। ये थे रायपुर के वानर सेना से संबंधित, जिसका गठन करवाया था बालक बलीराम दुबे ने, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्ग में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके पास मोहनलाल बाकलीवाल, राम कुमार सिंह रॉल, चिंतामणि ओसवाल और महंत पुसौदास। इसमें चिंतामणि ओसवाल नहीं आएगा क्योंकि ये बिलासपुर जिले से थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से, राजनांदगांव से कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये जिलों के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी विद्रोह एवं उनके वर्ष को सुमेलित कीजिए। भोपालपट्टनम का संघर्ष, लिंगागिरी, गोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह, ठीक है, 1859, 76, 56 और 95, ठीक है। भोपालपट्टनम का जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1795 में, ठीक है, 1795 में संघर्ष हुआ था। लिंगागिरी का हुआ था 1856 में, कोई विद्रोह का हुआ था 1859 में, 1859 में, और मुरिया विद्रोह का हुआ था 1876 में। इससे आप बना सकते हो। कुछ कुछ जनजाति विद्रोह है, इसको देख लेते हैं हम लोग, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और कब हुआ था, ठीक है। हल्बा विद्रोह ये हुआ था 1774 में, 1774 से 1777 के बीच में, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे। हल्बा विद्रोह हुआ था 1774 से 1777 में। इसके इस समय राजा कौन रहते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इस समय राजा रहते हैं अजमेर सिंह, ठीक है। हल्बा विद्रोह के समय नेतृत्व करता रहेंगे अजमेर सिंह, ठीक है। अजमेर सिंह और दरियाव देव के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। परलकोट का जो विद्रोह होता है वो होता है 1924-25 में। इसके जो नेतृत्वकर्ता रहते हैं वो रहते हैं गेंद सिंह, ठीक है। और इसके इस समय जो शासक रहते हैं वो रहते हैं महिपाल देव, ठीक है। तारापुर का विद्रोह होता है 1942 में, ठीक है, और ये भी होता है 1942 में, ये दोनों विद्रोह, ठीक है। माफ कीजिएगा, 1824, 1842 और 1842 में, ठीक है। 1842 में तारापुर और मेरिया दोनों हुआ रहता है। इस समय जो राजा रहते हैं वो रहते हैं भोपाल देव। बस्तर में काकतीय वंश का शासन चल रहा होता है, उसी समय ये सब विद्रोह हुआ रहता है। तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 में, मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 में, ठीक है। तारापुर के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे दलगंजन सिंह। मेरिया विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे हिड़मामा जी, ठीक है। इसके अलावा लिंगागिरी विद्रोह हुआ था जिनको महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है क्योंकि ये 1857 की क्रांति के समय हुआ था, ठीक है। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे धुर्वाराम माड़िया। इसके अलावा कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, मुरिया विद्रोह हुआ था 1876 में और भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे नांगूर दोरला जी। मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ाराम सिरहा, ठीक है। और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे रुद्र प्रताप देव, माफ कीजिएगा, गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर,
ठीक है, तो ये नेतृत्वकर्ता के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि सही जोड़ी में पूछा जा सकता है। लिंगागिरी, कोई और मुरिया विद्रोह, ये तीनों विद्रोह हुए थे भैरम देव के समय। ठीक है, और भूमकाल का विद्रोह हुआ था रुद्र प्रताप देव के समय। ठीक है, तो आदिवासी विद्रोह से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करना पटाव आंदोलन किस जमींदारी में घटित हुआ था? करना पटाव आंदोलन ये छुरिया जमींदारी में घटित हुआ था। तो एक इसको याद रखना है आप लोगों को, किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में डोम राजाओं का शासन था? ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। डोम राजाओं का शासन होता था जसपुर में। कोरिया में कोल राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, कोल थे कोरिया में। सरगुजा में थे रक्सेल वंश, रक्सेल राजपूत। ठीक है, इसके अलावा खैरागढ़ में थे नागवंशी राजपूत, और एक चीज और है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव में बैरागी राजा हुआ करते थे, बैरागी राजा। ठीक है, तो ये कुछ रियासत है जहां पर इन राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, जसपुर में डोम राजाओं का शासन, कोरिया में कोल राजाओं का, सरगुजा में रक्सेल राजपूत का, और इसके अलावा उदयपुर में भी, क्योंकि उदयपुर उस समय सरगुजा का ही हिस्सा था। ठीक है, तो उदयपुर और सरगुजा दोनों रियासतों में रक्सेल राजपूत का शासन हुआ करता था। खैरागढ़ में नागवंशी राजपूत, राजनांदगांव में बैरागी राजा का। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंडा सत्याग्रह से संबंधित है। झंडा सत्याग्रह में कौन शामिल थे? ठीक है, श्यामलाल सोम, परदेसी राम, नारायण राव गनौदवाले, विशंबर पटेल। ठीक है, तो इसमें श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंबर पटेल, ये तीनों जो नेता हैं वो शामिल थे झंडा सत्याग्रह में। ये हुआ था 1923 में। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्रिय जिला कौन सा था? ये पूछता है, सबसे ज्यादा सक्रिय जिला जो झंडा सत्याग्रह में सक्रिय था, सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे, वो थे धमतरी जिले के लोग। ठीक है, और इसी समय झंडा सत्याग्रह के समय कांति कुमार भारती की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, बिलासपुर हाईकोर्ट में झंडा फहराने के कारण। ये हमें याद रखना है। ये जो तीन लोग हैं, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंबर पटेल, ये लोग सत्याग्रह आश्रम से प्रशिक्षित होकर आए थे। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था झंडा सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी पत्रिका का संपादन किस रियासत में किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर है राजनांदगांव। प्रजा हितैषी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको देख लेते हैं। इसका जो प्रकाशन हुआ था 89 में हुआ था, बलराम दास जी के संरक्षण में हुआ था, जो कि राजनांदगांव रियासत के बैरागी राजा हुआ करते थे उस समय। ठीक है, उनके संरक्षण में भगवान दास सिरोठिया के द्वारा प्रजा हितैषी नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। किनके द्वारा? भगवान दास सिरोठिया के द्वारा। ठीक है, ये भगवान दास सिरोठिया है इसका एक्चुअल नाम, भगवान दास सिरोठिया। ठीक है, इनके द्वारा प्रजा हितैषी का संपादन किया गया था राजनांदगांव रियासत से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें इस विधेयक में 2-3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। बहुत सरल है इसको याद रखने का तरीका। 4 डेट हैं इसमें, 4 से 5 डेट। 25 जुलाई, ठीक, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 25 अगस्त। ठीक है, क्या हुआ था, ये जो पुनर्गठन विधेयक है, इसी विधेयक के आधार पर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये जो प्रस्ताव पेश हुआ था वो 25 जुलाई को पेश हुआ था लोकसभा में। लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, ये सब विधेयक की बात हो रही है यहाँ पे। कब प्रस्तुत हुआ था? 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, लोकसभा में पारित कब हुआ है? 31 जुलाई को। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, और 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ है। 25 अगस्त को
राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये पूर्ण रूप से विधेयक बना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, 25 अगस्त के बाद से। जो राष्ट्रपति थे इस समय वो थे KR नारायणन जी, याद रखना है हमें इस समय। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास था 31 जुलाई को लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है पहला कथन। 6 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक पारित, तो 6 अगस्त वाला कोई डेट नहीं है, 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, 25 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिल्कुल सही है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ठीक है, 36वें राज्य के रूप में। तो ये हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला वीडियो करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से ही संबंधित रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है MCQ का वो काफ़ी हेल्प कर रहा होगा और आप लोग अपनी तैयारी, सब इंस्पेक्टर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।